जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। 2 दिन बाद आपके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो आज उसी सीरीज में जो हम लोग अपनी मैराथन की संपूर्ण रिवीजन की सीरीज चला रखे हैं, उसमें आपका साइंस का संपूर्ण रिवीजन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कर रखा है, उसमें लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। आज भी उसी के लगभग उसी तरह से बिल्कुल डिटेल में विद कॉन्सेप्ट चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए मैथ और साइंस का कोर्स कंप्लीट कराता रहता हूँ विद शॉर्ट नोट्स। लास्ट का आप लोगों ने देखा ही होगा, सीटेट अगर अच्छे से ध्यान से देखा होगा क्लासेस तो। चलिए आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, कह रहा है ऐसे कथनों की पहचान कीजिए जो सही नहीं है। ये इस वर्ड पे ध्यान दिया करो। इसमें कह रहा है जो सही नहीं हो उसकी पहचान करना है, ठीक है। पहला आपसे कह रहा है कि आवेश परिपथ में प्रवाह के साथ साथ व्यय हो जाता है। नहीं, आवेश परिपथ में प्रवाह के साथ साथ व्यय नहीं होता, खर्च होता तो खत्म हो जाता ना। क्या होता है, आवेश प्रवाह में बस चेंजेस आते हैं। आवेश प्रवाह की दर को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाती है। खर्च होकर के खत्म नहीं होते, ये उसमें बने रहते हैं एक दूसरे में आवेश, ठीक है ना। तो एक तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, आवेश अत्यधिक गति के साथ परिपथ में प्रवाहित होता है। आवेश कितनी गति के साथ प्रवाहित होता है नहीं होता है, इसका कोई साक्ष्य नहीं होता है। आवेश प्रवाह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी उस पर कैसा फ्लो कर रही है। इसके अकॉर्डिंग आवेश के प्रवाह को डिसीजन लिया जाता है। आवेश के प्रवाह को डायरेक्टली नहीं कह सकते आप कि वो कितनी स्पीड से या बहुत ज़्यादा गति से कर रहा है गति। तो आपका ये भी रॉन्ग की तरफ जाता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, एक प्रकाश बल्ब गतिमान आवेश की वैद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में बदलता है। बिल्कुल, वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। अगला कह रहा है तारों में आवेश वाहक साधारणतया तारों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, आवेश वाहक को, ठीक है ना। तो वही चीज ये कह रहा है, तो ये भी सही है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपके जो गलत हैं वो है ए और बी, वही आपके आंसर होंगे, क्योंकि इसने नेगेटिव आंसर पूछा है। तो ए और बी देखिए पहले ही ऑप्शन पे दिया हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच उन सबका जो लोग भी सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हो आप लोग, और लाइक कर रहे हो और कमेंट कर रहे हो इतने प्यारे प्यारे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भगवान आप सबका पेपर अच्छे से क्लियर कराए, जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और बाकी जो लोग नहीं किए हैं वो लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब भी अच्छे से पेपर क्लियर कीजिए अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए मैं आपसे इसलिए अपनी बातें कह देता हूं कि मैं, भले आप लोग मेरे सामने नहीं रहते हो, लेकिन मैं ऐसा इमेजिन करके चलता हूं कि आप बिल्कुल ध्यान से हमारी बात को सुनते होंगे। तो कुछ चीज़ें हैं मेरी लाइफ की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं ये काम क्यों शुरू किया, मैं जैसे कि आप लोग को पता, कंप्यूटर साइंस से मेरी बीटेक और एमटेक है, मैं बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा था अपनी लाइफ में। कुछ है अपनी लाइफ की कहानी कभी शेयर करूंगा। आज अभी आप लोगों के एग्जाम्स है, आप लोग एग्जाम्स पे फोकस कीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों के आगे के टाइम में, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती, जब तक आप मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है। अच्छा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कह रहा है दो दर्पण ए और बी एक दूसरे को समकोण पर स्थित है, ठीक है। दो दर्पण है, चलो एक दर्पण ये हो गया, एक दर्पण ये हो गया, आपका मिरर है, दर्पण से मतलब मिरर का है, ठीक है ना। दो दर्पण ए और बी मिरर है, तो इस तरह से इस पे पॉलिश कर दीजिए पीछे की तरफ, ये यहाँ पे पॉलिश हो गया। ये 90 डिग्री पे है, कह रहा है ना, लंबवत है, एक दूसरे के समकोण पर स्थित है। कह रहा है अगर प्रकाश की एक किरण ए को सामान्य से, देखिए सामान्य का मतलब होता है नॉर्मल, हर एक का अपना नॉर्मल होता है। इसका नॉर्मल इसके 90 डिग्री पे, इसका नॉर्मल इसके 90 डिग्री पे, ठीक है ना। इस फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ये रहा, रुक जाइए, चलो इतना बड़ा हो गया, अब सही रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए इनके नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया इसका, ये नॉर्मल हो गया इस वाली मिरर का, ठीक है। नॉर्मल क्या करता है, मिरर के बिल्कुल लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री पे है नॉर्मल, यहाँ पे भी नॉर्मल कितने पे है, 90 डिग्री पे है। चलो आगे क्या कह रहा है उसको देखते हैं।
क्या कह रहा है कि एक दर्पण ए को सामान्य से 30 डिग्री पर टकराती है। एक किरण है जो दर्पण ए के सामान्य से, नॉर्मल से, जैसे ये है ना, इस पे आकर के एक किरण टकराई, किसमें, नॉर्मल, ये रहा, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री पे टकराई है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, टकराती है और फिर दर्पण बी से टकराती है। ठीक है, अब देखिए यहां से निकलने के बाद ये आ जाती है, देखिए आपका क्या है, परावर्तित होकर के आ जाएगी कहाँ पे, यहाँ टकराएगी दर्पण बी पे। ठीक है, और फिर इस पे टकराएगी तो फिर यहाँ से भी परावर्तित होगी। ये देखिए इंसिडेंट रे हो गई, आपतित किरण, ये होगी परावर्तित किरण, और ये परावर्तित जो है इस वाले ए वाले लेंस के लिए जो परावर्तित है, बी वाले लेंस के लिए ये बी है, ये ए है, बी वाले दर्पण के लिए आपतित का काम करेगी और ये परावर्तित का काम करेगी। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग। टकराती है और फिर दर्पण पर टकराती है। ठीक है, तो दर्पणों ए और बी से परावर्तित किरण के परावर्तन के कोण का पता कीजिए, दर्पण ए और बी के। तो देखिए इसका पहले एक ये कोण पता करने को कह रहा है, इसका परावर्तन कोण, और इस वाले का परावर्तन कोण आपको पता करना है। ठीक है ना, ये इतना करना है। तो अच्छा, एक चीज तो आपको पता होगा कि कोई भी समतल दर्पण पे कोई भी रे जिस एंगल से आपतित होती है उसी एंगल से परावर्तित हो जाती है। तो पहले वाले के लिए तो ये 30 हो गया, पहले वाले का जो परावर्तन कोण हो गया वो 30 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को? ठीक है, अब मुझे बताओ इसका कितना होगा आपतन कोण। अब ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, ये है आपका 90 डिग्री और ये लंब जो है ये भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो 90 में से 30 तो यहाँ हो चुका है, ये वाला पार्ट 30 तक तो हो चुका है, तो ये बचा हुआ कितना हुआ, बचा हुआ आपका हो गया 60 का। ठीक है ना, और ये वाला कोण उसी हिसाब से कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ, ये वाला कोण कितना हो जाएगा। ये अब इसमें देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ए यहाँ पे सी मान लेते हैं, ए सी बी में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये 90 का है, ये 60 का है, तो ये तीनों मिलाकर के 180 होंगे। 9 6 15 150 ये हो गया, तो 30 डिग्री ये होगा, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए ना। देखो अब हो गया ना, 60 90 30, ये है ना, तो 60 30 90 ये हो गया। ठीक है, अब ये जब 30 हो गया तो मुझे बताओ ये वाला कोण कितना होगा, क्योंकि नॉर्मल तो पूरे नीचे से लेके यहाँ तक तो 90 बना रहा था, ये पूरा 90 बना रहा था। जब ये बचा हुआ 30 हो गया तो ये आपतन कोण 60 हो गया। तो मिरर बी के लिए, दर्पण बी के लिए आपतन कोण जो है 60 हो गया, तो इसका परावर्तन भी 60 होगा, जितने से आएगा उतने से ही जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, तो उसने हमसे क्या क्या पूछा था बता देते हैं अब उसको। उसने हमसे पूछा था ए और बी के परावर्तित किरण के परावर्तन कोण पता करो। पहले वाले का 30, दूसरे वाले का 60। तो देखिए 30 और 60 कहाँ, 30 डिग्री और 60 डिग्री क्रमशः, है ना। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़े। चलिए, समझ गए तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो, देख करके खुशी मिलती है कि हाँ आप लोग एंजॉय कर रहे हो क्लास को, मैं बहुत मेहनत करके लाता हूं कंटेंट। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है गर्मियों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आप किस सामग्री का चयन करेंगे। देखिए गर्मी में भी आइसक्रीम पिघलेगी और ज़्यादा ठंडी होगी तो भी बहुत ज़्यादा ठंडा में नहीं रखना होता, दोनों में प्रोटेक्ट करने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका देखिए सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा कि जो उष्मा को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ना आने दे, तो वो एक ही चीज दे रखा है इसमें, ऑप्शन बी, जो कि ब्लैंकेट को बताता है। ठीक है, दोनों केस में मामले में कंबल जो है, ब्लैंकेट जो है आपका, ये प्रोटेक्ट करेगा, चाहे गर्मी का 30 डिग्री हो चाहे सर्दी का 3 डिग्री हो, दोनों पे आइसक्रीम को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैंकेट इस्तेमाल किया जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आई होप आप लोगों का अच्छे से सब कुछ रिवाइज हो रहा होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक दूरी समय आलेख में दो कारों ए और बी की गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है। कोई ग्राफ है, ये मैं बना देता हूं, ये रहा आपका ग्राफ। ग्राफ में दूरी और समय की बात कर रहा है, तो ये समय हो गया आपका t, डिस्टेंस हो गया दूरी, ठीक है ना, ऊपर y एक्सिस पे। कह रहा है आलेख दिखाया गया, यदि आलेख b की तुलना में a और b दो आलेख दिए गए हैं, ये इस तरह से, एक ये रहा, एक ये रहा आपका, दो आलेख इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिया। देखिए कह रहा है ना, दो कारों a और b की गति एक सीधी रेखा में चल रही है, तो सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है। यदि आलेख b की तुलना में
ए की रेखा अधिक ऊंचाई पर है। इसका मतलब जो ये ऊपर है ये ए वाले की रेखा है, ये बी वाले की रेखा है, ठीक है ना, बी वाले कार की अधिक ऊंचाई पर है। तब आलेख से क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप? पहला कह रहा है कि बी की गति ए की गति से अधिक है क्या? एक सेकंड, यही तो कह रहा है। एक दूरी समय आलेख, ये हो गया दूरी, ये हो गया समय आपका, ठीक है ना। एक दूरी समय आलेख, दो कारों ए और बी की गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है यदि आलेख बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंचाई पर है। बी की तुलना में ए जो है अधिक ऊंचाई पे हमने कर दिया है। अब आलेख से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? आलेख से निष्कर्ष निकालेंगे कि बी की गति से ए की गति अधिक है। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है। देखिए क्या है कि अगर मान लो मैं इस टाइम की बात करता हूं, ये कोई टाइम पीरियड है, ये मान लो 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में बी जो है यहां तक चली है, ये रहा बी का पॉइंट, तो ये कितना दूरी ट्रेवल की होगी? इतनी, मान लो ये 10 मीटर की दूरी ट्रेवल की। इसी 5 मिनट में ए वाली कार कितनी ट्रेवल की होगी? ये देखिए ज्यादा की है ना दूरी। तो जब समान समय में जो ज्यादा दूरी चल रहा है, तय कर रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा तेज गाड़ी ले जा रहा है। आप अपना दिमाग लगाइए, अगर मैं बोलूं मैं और आप दोनों मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं, 5 मिनट में आप चले गए 5 किलोमीटर, अगले उसी 5 मिनट में मैं 10 किलोमीटर अगर निकल गया तो तेज में चला होऊंगा तभी तो आगे बढ़ा होऊंगा। तो ए वाला जो दे रखा है, ए की गति बी की गति से तेज होगा, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, समझ गए। तो ये ग्राफ वगैरह मैंने, देखिए जो लोग जिनको डर लग रहा है, बहुत बच्चे कमेंट किए थे कि उनको थोड़ा सा हेजिटेशन फील हो रहा है, एग्जाम में होता है, एग्जाम को फियर, ये होना भी चाहिए, ठीक है। तो उनसे मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी भी कल का टाइम है आपके पास, 1-2 दिन का टाइम है, आप चैनल पे जाइए, वहां पे जो माइंड मैप की क्लासेस हैं उसे बस 1-2 बार सुन लीजिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका डर खत्म हो जाएगा और आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा फुल से, अगर आप लोग देख भी चुके हैं तब भी जाकर के देख लो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस कवर हो गया है, ठीक है। और ज्यादा टाइम का भी नहीं, आधा से 45 मिनट का होगा, आधा घंटा से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये देखिए डेंसिटी का आ गया क्वेश्चन। अच्छा कुछ लोग आप लोगों में से डिमांड कर रहे थे कि सर फिजिक्स अलग से पढ़ा दीजिए। तो देखिए मेरा एक टारगेट था सबका संपूर्ण रिवीजन का एक मैराथन लाने का, वो मैं ला चुका हूं। एक सब्जेक्ट रह रहा है मैथ पेडागोजी, जिसकी की मैराथन कल दोपहर तक आ जाएगी। उसके बाद आज आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट का, या मतलब फिजिक्स, इसमें मैथ और साइंस में कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है। मैं बिल्कुल डिटेल में कल जो है दोपहर के बाद से उसको सबको, जितने लोग कमेंट करोगे, जिसका जिस भी टॉपिक से डाउट होगा उसको मैं बिना क्वेश्चन के ऐसे थ्योरी वाला चैप्टर लेकर के पूरे डिटेल में क्लियर कर दूंगा। मैं खड़ा हूं ना, मैं हूं अगर यहां, तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैथ और साइंस किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, अगर मैं बैठा हूं यहां पे तो, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलिए यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है निम्न सारणी में पदार्थों की और उनके संबंधी घनत्वों की सूची दी गई है। कुछ पदार्थ है, उनके घनत्व दिए गए हैं। अब एक चीज यहां पे याद रखो, जो कम घनत्व के वस्तु होगा वो अपने से ज्यादा घनत्व के द्रव में डूब जाएगा, इतना बस ध्यान रखना, ठीक है। यहां देखिए पारा का घनत्व दे रखा है कितना, 13,550। मक्के के तेल का घनत्व 900 दे रखा है। तांबा का घनत्व दे रखा है 8960, ठीक है। तांबा का घनत्व 8960 दे रखा है। तो देखिए घनत्व के हिसाब से ये तैरेंगे कौन सबसे नीचे जाएगा बताइए? जो सबसे ज्यादा घनत्व होगा। तो पारा सबसे नीचे चला जाएगा, ये पारा आ जाएगा। पारे के ऊपर कौन आएगा? इससे कम घनत्व, इससे कम घनत्व है तांबे का, तो यहां तांबा आ जाएगा। और सबसे ऊपर तैरेगा कौन? मक्के का तेल, ठीक है, ये ऊपर सबसे तैरेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा है। कह रहा है क्या होगा अगर पारे और मक्के के तेल से भरे एक ग्लास में तांबे के सिक्के को डाल दिया जाए। अच्छा एक कोई ग्लास है जिसमें केवल पारा और मक्के का तेल है, ये रहा पारा है आपका, पारा, और यहाँ पे मक्का का तेल है, दो चीजें हैं। अब कह रहा है इसमें क्या होगा अगर हमने तांबा लाके डाल दिया। तो देखिए तांबा जो है इन दोनों के घनत्व का बीच का है, तो तांबा जो है हाई डेंसिटी है किससे? मक्के के तेल से। तो मक्के के तेल में तो ये डूब जाएगा, मक्के के तेल में डूब जाएगा, लेकिन पारे वाले पे तैरेगा, यहीं रहेगा बीच में ये, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है। कह रहे ग्लास के तल पर डूब कर जाएगा, नहीं भैया ग्लास के तल पे कैसे पहुंचेगा? तल पे तो पारा है, उससे हाई डेंसिटी है, उसको ऊपर ही तैराएगा।
तो ये गलत हो गया। मक्के के तेल पर तैरेगा नहीं, मक्के के तेल से तो हाई डेंसिटी है, उसमें डूब जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। कह रहा है पारे पर तैरेगा परंतु मक्के के तेल में डूब जाएगा, ये सही हो जाता है। आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए, चयन कीजिए, ठीक है। अभिकथन आपको दे रखा है, अभिकथन क्या दे रखा है आपको कि कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही ध्वनि उच्च होगी, बिल्कुल सही बात है। कंपन जितना आयाम बढ़ता जाता है, ये आयाम होता है ना इस तरह से, जितना अधिक आयाम होता है, आपको वेब पढ़ा रखा है, तो जितना अधिक आयाम होगा उतनी ही उच्च ध्वनि होगी। तो ये अभिकथन तो सही कह रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारत्व भी उतना ऊंचा होगा, ये भी सही कह रहा है। पिच की बात कर रहा है, जितनी हाई होगी तारत्व उसका उतना ही अधिक होगा। अब देखिए यहाँ पे आयाम की बात कर रहा है और यहाँ पे आवृत्ति की बात कर रहा है, दोनों एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रख रहे हैं। ये अपने आप में सही है, ये अपने आप में सही है, लेकिन यह क्या इसकी व्याख्या कर रहा है? नहीं कर रहा है। सबसे टफ क्वेश्चन यही वाले बनते हैं कि जहां पर दोनों ही सही आ जाए लेकिन व्याख्या ना हो। बच्चे लोग यही कंफ्यूज होते हैं कौन किसकी व्याख्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो मैं बता दूं, आप कीवर्ड पकड़ा करो, क्या इससे कोई रिलेशन इसका है? आयाम अपने आप में उसकी ध्वनि की बात करता है, तीव्रता, और ये जो आवृत्ति होती है तीक्ष्णता की बात करता है कि जब बोलते हैं ना कर्कश कितना आवाज आ रही है, वो ये डिसाइड करता है, वो लाउडनेस की बात कर रहा है। तो दोनों अलग अलग अपनी बातें कर रहे हैं, तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। कहां दे रखा है? अभिकथन कारण दोनों सही है परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलें आगे बढ़े, आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर आप लोग कान खोल के ध्यान से मेरी बातों को भी सुनेंगे ना, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे आपने पीछे कितनी पढ़ाई की है कितनी नहीं करी है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। मिली जो है, मिली कोई लड़की होगी या टीचर होगी, एक पिचके हुए गुब्बारे को लेती है तथा उसे कांच की बोतल के सिरे पर लगा देती है। वह उस कांच की बोतल को खोलते उबलते पानी के पात्र में रख देती है। गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन होता है। यह गतिविधि क्या प्रदर्शित करती है? अच्छा देखिए क्या है, जब ये बोतल में यहाँ पे मान लो पिचका हुआ इसके ढक्कन पे लगा दिया गुब्बारा, इस तरह से गुब्बारा को लगा दिया, जब इस बोतल को उठा के गर्म पानी में डालोगे तो इसके अंदर जो एयर होगा वो प्रसारित करेगी कि नहीं करेगी? एयर जो है प्रसारित करेगी, तो उसकी ये जो गुब्बारा है वो फैलना शुरू करेगा। तो वही सीधी सी बात है। अब क्या कह रहा है, ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है गर्म होने पर बोतल के अंदर की वायु घटती है। ऐसा तो नहीं होता, गर्म होने पे एयर जो होती फैलती है, घटती नहीं है, ऊपर की तरफ भागती है। अगला कह रहा है गर्मी गुब्बारे के अंदर उच्च दाब उत्पन्न करती है। ये कोई रिलेशन नहीं है, उच्च दाब क्यों उत्पन्न करेगी? गुब्बारा तो पिचका हुआ खुद ही है। आगे क्या बात कर रहा है, गर्म होने पर बोतल के अंदर ही हवा वायु बढ़ती, केवल अंदर ही अगर बढ़ेगी तो गुब्बारा क्यों फूलेगा? अंदर ही बढ़ेगी तो। आगे क्या कह रहा है, गर्मी बोतल के अंदर की हवा वायु को प्रसारित करती है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पेपर सेट में देखने को मिले हैं, तो आप लोग ध्यान से समझ करके जाओगे। मैंने पूरा जोर लगा के आपको समझा दिया, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़े, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। एक प्रयोग में देखिए ये एसिड और बेस का सूचकांक से क्वेश्चन है। दो रंग विहीन घोलों में M और N के नमूने लिए गए हैं। दो रंग विहीन घोल है जिसमें M और N के नमूने लिए गए हैं, ठीक है। तो ये रहा, एक M ले लिया, एक में N ले लिया, ठीक है ना। हल्दी मिलाने पर घोल M पीला हो जाता है। इसमें हल्दी आपने डाला तो ये पीला हो गया, ठीक है। तथा N जो है ईट लाल रंग का हो जाता है। N वाला जो है गहरा ब्राउन, जैसा हमारी पेन चल रही है, लाल हो जाता है, ईट कलर के लाल रंग का हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, डालने पर हो जाता है। लाल रंग क्रमशः धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। आप M और N की प्रकृति के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालोगे?
बताइए क्या निष्कर्ष निकालेंगे, एम और एन क्या होगा। मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कौन कौन से याद रखने हैं, हल्दी को याद रखना है, गुड़हल टहनी को याद रखना है और चाइना रोज के, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए हल्दी क्या करता है, जब वो क्षारीय विलयन में डाला जाता है, क्षार में डाला जाता है, तो वो ईंटे जैसा, ईंट होती है ना जिससे घर बनता, उसके कलर का रंग देता है, लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और वो जो अम्ल में डालता है तो अपने ओरिजिनल रंग में रहता है, जो पीला है तो पीला ही रहेगा। इसका मतलब M जो आपका हो गया वो अम्ल को बता रहा है, N जो हो गया वो आपका क्षार को बता रहा है। तो देखिए M और N दोनों लवण है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, M अम्ल है और N क्षार है, ये आपका आंसर हो गया। अगला देख लीजिए, M क्षार कह दिया और क्या कह रहा है, M क्षार, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन आपका केवल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, चलें आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, समुच्चय की पहचान कीजिए जो कि एक खाद्य संरक्षण परिरक्षी नहीं है। खाद्य संरक्षण परिरक्षी का मतलब होता है जिसके द्वारा हम लोग अपने भोजन को प्रिजर्व कर करके काफी दिन तक रख सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि घर में मम्मी लोग अचार बनाती है तो उसमें तेल और नमक पोत करके रख देती है, सालों साल चलता है ना। तो उसी तरह से ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल हम लोग खाने को प्रोटेक्ट करने में करते हैं, उन्हें बोला जाता है क्या, खाद्य संरक्षक परिरक्षी। ठीक है, पर ये कह रहे हैं जो नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए जो है हमें वो पता होना चाहिए, जो है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए सोडियम के बेंजोएट वगैरह होते हैं, आपका NaCl नमक होता है, और क्या होता है, सिरका विनेगर वगैरह होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम परमैंगनेट। भैया ये नहीं होता इस्तेमाल कहीं पे भी, भोजन संरक्षण में नहीं होता है इनका पोटेशियम परमैंगनेट। आई थिंक जब आप लोग पटाखे वगैरह जलाते हो ना बारूद में, उसमें कहीं होता है, मैंने पढ़ा हुआ है, वहां पे होता है, यहाँ तो नहीं होता है। तो यही आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट मैंने बताया होता है, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड भी होता है इस्तेमाल आपका। देखिए सोडियम क्लोराइड जिसको नमक बोलते हैं, सिट्रिक एसिड खट्टी चीजें जो है वो भी आती हैं आपका। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल जिसको शर्करा या वो बोलते हैं ना, वो भी देखो इस्तेमाल किया जाता है भोजन को परिरक्षा देने के लिए। कौन नहीं दिया जाता है तो ये याद रखोगे। चलें आगे बढ़े, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज मैंने देखा है, हमारी जो लर्नर्स हैं, जो हमारी छोटी बड़ी बहनें हैं, जो लोग इस वीडियो को देखती हैं, वो लोग, आप लोग बहुत प्यार देते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। और आप लोग, और मेरे कुछ भाई भी हैं, एक कुछ नाम है, एक विश्वकर्मा और कुछ ऐसे बहुत नाम है। जिस दिन अपने 1000 फैमिली पूरी हो जाएगी ना, जितने लोग कमेंट किए हो सबका नाम मैं लिख करके रखा हूँ, सबके नाम को मैं बोलूँगा। ठीक है, तो आप लोग जो नहीं भी कमेंट किए हैं वो सब लोग कमेंट कीजिएगा, और प्लीज सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, हम लोग अपनी फैमिली को 1000 के आसपास पहुंच जाएं, ताकि मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाए। आने वाले जो गवर्नमेंट के एग्जाम हैं, आपका चाहे सुपर टेट हो गया, आपका चाहे बिहार के सारे एग्जाम्स जो चल रहे हैं टीचिंग के, ठीक है, वो हो गया, चाहे KVS NBS के या DSSB का हो गया, आप अदर सब्जेक्ट कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन मैथ और साइंस की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, बिना पैसे के, चाहे किसी भी पोजीशन तक चीजें चली जाए, हमेशा मैं आप लोगों को फ्री में मैथ और साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, यूट्यूब पे, वो भी पेड बैच की तरह, कुछ भी कमी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 70 देखिए 70 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय केवल रासायनिक परिवर्तनों को सम्मिष्ट करते हैं। रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, जिनको वापस नहीं लाया जा सकता है, कोई नया पदार्थ बन चुका होता है, वो होते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए पहला क्या कह रहा है, तेल उबलना, मग का टूटना, ये तो केवल अवस्था परिवर्तित हुआ। कागज का जलना तो रासायनिक है, लेकिन ये हो गया आपका भौतिक, तो ये कट गया, केवल रासायनिक वाले गुच्छे को पकड़ना है। पानी जल में कॉपर सल्फेट घोलना, भोजन पचाना, कागज को काटना, ये होता है भौतिक परिवर्तन। अगला है आपका अंडे को तोड़ना, लवण युक्त जल को उबालना, जल में स्नेहक को मिलाना, 70 ठीक है ना, पानी में कॉपर सल्फेट घोलना, भोजन पचाना, ठीक है, कागज को काटना, ये वाला तो हो गया था, ये वाला अंडे को तोड़ना, ये रासायनिक परिवर्तन में नहीं आता है, टूट गया, उसकी अवस्था परिवर्तित हुई, ये भी कट गया आपका आंसर। ये देखिए है लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन, कागज को जला दिए वापस नहीं मिलेगा, रासायनिक परिवर्तन, भोजन जो पक गया है वो वापस नहीं आएगा, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए 71 अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव या चयन कीजिए। ठीक है, ये रहा आपका 71 का क्वेश्चन। पहला क्या कह रहा है, अभिकथन, एक लोहे की ब्लेड को नीले कॉपर सल्फेट घोल में डाला जाता है तो तांबा लोहे के ब्लेड पर जम जाता है। ठीक है, एक सेकंड, अभिकथन कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर एक लोहे की ब्लेड है आयरन को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो कॉपर लोहे की ब्लेड से रिएक्ट कर जाता है। बिल्कुल कर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो होता है ऊपर होता है कॉपर सल्फेट से, तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभिकथन तो आपका सही है। अगला कह रहा है, तांबे की तुलना में लोहे की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। यही तो बताया आपने, देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर होता है, कॉपर यहाँ नीचे आकर के होता है जिंक के आसपास। ठीक है, Zn और इसके पास, तो ये ऊपर है, वही तो कह रहा है, जो ऊपर होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगर अभी भी नहीं याद आ रहा है क्या मैं बता रहा हूं, तो जो माइंड मैप की क्लास है वहां पे जाइए, पूरा लिस्ट लगा के रख रखा है रिएक्टिविटी सीरीज का, उसको तो जरूर रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम से पहले। ठीक है ना, ये हो गया अधिक होती है, तभी कॉपर सल्फेट घोल से तांबा विस्थापित हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये इसका अच्छे से उसी दोनों रिलेट करके बातें कर रहे हैं ना, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो ये इसका अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है आपका। ठीक है ना, तो अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा अभिकथन सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये अपना, 71। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 72। अच्छा, कह रहा है, जिंक जस्ता पाउडर को परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला गया, क्या होना अपेक्षित है, क्या हो सकता है, किसकी अपेक्षा आप कर सकते हो। ठीक है, पहला कह रहा है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी, दूसरा कह रहा है कोई अभिक्रिया नहीं होगी, 72 है ना। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार पहले। कोई अभिक्रिया नहीं होगी, परख नली ठंडी हो जाएगी, तीव्र अभिक्रिया होगी। देखिए, जब आप एसिड, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जिंक की रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर नीचे है, तो इनकी अभिक्रिया होगी। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित भी होगी और बहुत तीव्र अभिक्रिया होगी। तो ये कह रहा है अभिक्रिया नहीं होगी, तो ये ऑप्शन कट गया। परख नली ठंडी, ठंडी वगैरह कुछ नहीं होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो गर्म होगी, ठंडी तो होगी ही नहीं, तो दो ऑप्शन कट गए। अभिक्रिया तीव्र गति से होती है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी का जो पावर है बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये तो होगा। और हाइड्रोजन गैस भी निकलता है क्योंकि HCl में H आता है, ये निकल जाता है और जिंक क्लोराइड आपका बन जाता है, ZnCl2 बन जाता है। ठीक है ना, जिंक का क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, रिएक्शन में नहीं करवा रहा हूं, यही आपको समझा दे रहा हूं कि आपको याद रहे, बस ये बातें याद रखें कि ऐसा कहेगा। जब भी आपको समझ में आ गया रिएक्टिविटी से है तो रिएक्शन तो होगी, एक अधिक रिएक्टिव है एक कम रिएक्टिव है, तो रिएक्शन तो जरूर होगी। ठीक है ना, तो देखिए ए और डी कहाँ पे है आपका, डी ऑप्शन पे दे रखा है, ए और डी आपका डी ऑप्शन पे है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। पाचन के संदर्भ में इन सबको पहचानना है आपको कि कौन किसको पचाता है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है ना, पहला कह रहा है कि शर्करा, अच्छा सरल शर्करा को विघटित होता है। देखिए सरल शर्करा जो है विघटित होता है आपके कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, जो शर्करा होता है, मंड होता है, वो कार्बोहाइड्रेट में जाके विघटित होता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट से ए कहीं दिया है, ये शुरुआत नहीं है, ये वसा से है, ये यूरिया से है, ये कार्बोहाइड्रेट से शुरू आ रहा है, ये प्रोटीन से, तो ये तो कट गया, एक ही ऑप्शन ही बचा। ऐसे भी आप आंसर पकड़ सकते हो, एक अगर आपको अच्छे से याद है तो। दूसरा देखिए ग्लिसरॉल का जो विघटन होता है वो वसा में होता है, ये भी आपको पता है। सरल अमीनो अम्ल को विघटित करता है प्रोटीन। आप लोगों ने 50 बार ये चीजें सुना होगा कि अमीनो जो होता है किसमें, तो जो प्रोटीन होता है किसमें टूटता है, सरल एमिनो एसिड में। ठीक है ना, तो यही आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चले आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। चलो देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है 74th में, कह रहा है पेट्रोल डीजल की बचत के लिए, पेट्रोल डीजल आप चाह रहे हो कम खर्चा हो, निम्नलिखित कुछ सुझाव हैं जो सही नहीं है। देखो जो सही नहीं है उसकी पहचान करना है कि बचत के लिए जो सही नहीं है।
कह रहा है जितनी दूर तक संभव हो मध्यम गति से गाड़ी चलाएं। देखिए जब गाड़ी को आप खूब एक्सीलरेट करके हनका हनका के चलाते हैं ना तो गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा पीती है। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसने पूछा जो सही नहीं हो, ठीक है ना, सही नहीं हो। कह रहा है यह सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो। भैया अगर दाब कम होगा ना तो गाड़ी का टायर एकदम चपक के चलेगा, और चपक के चलेगा तो गाड़ी के इंजन पे लोड पड़ेगा, तो लोड पड़ेगा तो गाड़ी पेट्रोल और खाएगी, कम नहीं। तो ये देखिए एकदम गलत दिया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने नहीं वाला ही पूछा था, ठीक है ना। बाकी आप पढ़ सकते हैं, रख रखाव सुरक्षा, लाल बत्ती का इंजन बंद कर देना चाहिए, ये सब अच्छी चीजें है। चले आगे बढ़े। देखो अगला आपका 75 क्या कह रहा है। 75 कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मुसला टैप रूट है। मुसला जड़ का उदाहरण है टैप रूट है। टैप रूट होती है इस तरह से जिसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं, और एक होती है आपका क्रुशियल रूट बोलते हैं जिसको झंझाट रूट बोलते हैं, झंझावत। इस तरह से बाल जैसे संरचना निकली होती है, जैसे बांस हो गया, धान का पौधा हो गया जो इस टाइम चल रहे हैं खेतों में, ठीक है। तो टैप रूट कौन सी आपकी होती है, टैप रूट जिसकी जड़ें मूसलाधार होती हैं। तो यहाँ पे मक्का प्याज, मक्का की नहीं होती है, प्याज की भी नहीं होती है, गाजर आलू नहीं होता है, सलजम और टैपियोका ये जो है आप याद रखोगे, इनके जो जड़ें होती हैं कैसी जड़ें होती हैं, ये टैप रूट होती हैं, मतलब नीचे तक जाती हैं। आलू अदरक तो होता नहीं है। चलें आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 76 ना कह रहा है अभिकथन ए, पत्तियों में स्टार्च मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है, सही बात है। प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। स्टार्च में क्यों परिवर्तित होने लगा, ऑक्सीजन स्टार्च में परिवर्तित नहीं होगा, तो आर आपका गलत हो जाता है, ए सही है, ठीक है ना। तो देखिए ये ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है, विकथन सही और वो गलत, ये तो दोनों सही दोनों गलत, ये है क्या। सी ऑप्शन देखिए कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मंड जो है कभी भी उसमें ये कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन, अंततः स्टार्च क्या बनता था, ऑक्सीजन स्टार्च नहीं बनता, वो बाहर इन्वायरमेंट में आ जाता है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं सांस लेने में, ठीक है। चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका 77 क्वेश्चन नंबर है। 77 में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, एक सेकंड। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहां पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये राइट वाला पूछ रहा है। पहला कह रहा है सरसों, गुलाब और पिट्यूनिया के फूल एकलिंगी हैं, सही बात है, ये एकलिंगी में आते हैं, ठीक है ना। कह रहा है मक्का, पपीता और खीरे की फूल उभयलिंगी द्विलिंगी होते हैं, ये भी सही बात है, ये याद रखोगे, ये पूछा गया मक्का कौन से लिंगी में आता है, ठीक है ना। यही तो था ना, हाँ दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। सी क्या कह रहा है, युग्मज का सृजन बीजांड में होता है, मादा युग्मज का सृजन जो होता है ओव्यूल मतलब बीजांड में होता है। एक सेकंड, ये मुझे कंफ्यूजन लगा, क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये पूछा है, ये गलत है, तभी तो मैं कह रहा यहाँ पे मक्का जो होता है, मक्का हो गया आपका, खीरा हो गया, ये एक लिंगी पौधे होते हैं, सॉरी फॉर माय वर्ड। ये जो मक्का, ये याद रखना, देखिए मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, इतनी बार पढ़ा चुका हूँ लेकिन अभी भी कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे जो खीरा और मक्का होता है आपका एक लिंगी में आता है, इसने बोला द्विलिंगी इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए गुलाब और सरसों आते हैं द्विलिंगी में, ठीक है ना। पिट्यूनिया से याद आया था मुझे कि पिट्यूनिया तो द्विलिंगी में पढ़ा जाता है, तो ये द्विलिंगी में आते हैं, पर इसने एक लिंगी बोल के गलत कह दिया। तीसरा क्या कह रहा है, मादा युग्मनज का सृजन बीजांड में होता है, बिल्कुल सही बात है, यही आपका सही है, सी ऑप्शन। डी क्या कह रहा है, निषेचन के पश्चात अंडाशय पौधे के बीज के रूप में बढ़ता है, नहीं पौधे के बीज के रूप में नहीं बढ़ा, अंडाशय नहीं बनता, वो बीज नहीं फल बनता है, तो ये भी गलत हो गया आपका। केवल सी जो है आपका सही है, केवल सही कथन पूछा, केवल सी हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए केवल सी, डी ऑप्शन में दे रखा है, केवल सी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन सॉरी, पर गलती करने से आपको ज्यादा याद रहेगा कि सर यहाँ गलत बोल गए थे। अब आपको याद रहेगा कि मक्का एक लिंगी होता है और गुलाब और पिट्यूनिया द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। चलो अगले पे आ जाते हैं हम अपने। देखिए 78 क्वेश्चन आपको देखिए क्या दे रखा है। इसमें देखिए मानव और पौधों की बीमारियां दे रखा है और रोग कारक सूक्ष्म जीव दे रखा है, किससे होते हैं वो बीमारी का कारण दे रखा है, ठीक है ना।
इसमें से देखिए अगर आप एक भी पकड़ पाए तो ऑप्शन बना लोगे। जैसे देखिए पोलियो एक वायरल डिजीज होती है, वायरस से होता है आपका। कैसे होता है पोलियो? वायरस से होता है, ठीक है ना। तो देखिए बी का मिलान जो होना चाहिए वायरस कहाँ है? एक से होना चाहिए। बी एक से यहाँ पे है और देखिए कहीं से भी नहीं है, तो बाकी सारे ऑप्शन आप काट सकते हो अगर आपको एक भी कॉन्फिडेंस से याद है तो। बाकी मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ सारी चीजें। सिट्रस विकार जो आपको दे रखा है ये आपका होता है जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। बाकी एक बचा है, इसको ले जाके मिला दो कहाँ, यहाँ पे फंगी से होता है गेहूं का। ठीक है, समझ गए आप? कम से कम एक तो कॉन्फिडेंटली आपको याद रहना चाहिए, एक या दो तो आप अच्छे से मिलान वाले क्वेश्चन कर पाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित की पहचान कीजिए। ये जो सूचना दी गई है इसके आधार पर निम्नलिखित की पहचान करना है आपको कि कौन क्या है। ठीक है, कूट वाला दे रखा है क्या? अच्छा, ठीक है। अच्छा ये देखिए ए आपको दे रखा है कि पोषक के परिवहन के लिए संवहन ऊतक है पौधों में जल एवं पोषक के लिए। तो देखिए अगर कोई पेड़ होता है, ये पौधा होता है, ठीक है, ये पौधा है, ये जड़ें हैं इसकी, तो इसमें जो जल संवहन का काम करता है, जल ले जाने का काम करता है, जा से जल, जा से जाइलम, ठीक है ना। तो ए आपका हो गया जाइलम, इसने यही तो कहा है जल और पोषक पदार्थ ले जाने का संवहन मतलब पहुंचाना का काम करता है, जा से जल, जा से जाइलम करता है। बी देखो क्या कर रहा है, ऐसे संवाहक ऊतक होते हैं जो पौधों में भोजन पचाते हैं, तो फ्लोएम होता है, एफ से फूड होता है, एफ से फ्लोएम होता है, तो ये आपका फ्लोएम को बता रहा है। तो ए जो है जाइलम और बी जो है फ्लोएम को बता रहा है। तो देखिए ऐसा किस वाले कूट में दे रखा है, तो एबीसी में। अच्छा ये और भी दे रखा, सी भी दे रखा, पत्तों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र क्या होते हैं? छोटे जो तो छेद होते हैं पौधों पे ना, इसको एस्टोमेटा बोलते हैं या रंध्र बोलते हैं। क्या? रंध्र या फिर एस्टोमेटा बोलते हैं। तो देखो कहाँ है जो जाइलम से शुरू है? ए जाइलम है, फ्लोएम है, रंध्र है, बी ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 79 का बी ऑप्शन। समझ गए ना? समझा दिया अच्छे से? समझ पाते हो ना आप लोग? कमेंट वमेंट कर दिया करो, मुझे भरोसा लगे कि हाँ मेहनत जो है सफल हो रही है, आप सारे के सारे लोग पास हो जाओ, बस यही उम्मीद है, ताकि हम लोग मिल करके सुपर टेट, केवीएस और अदर एग्जाम के लिए पढ़ाई करें। ठीक है ना? चलो अगले, देखो मैं ऐसे ना बड़ा इमोशनल टाइप का इंसान हूँ, बहुत जल्दी, चाहे आप लोग सामने नहीं भी हो, लेकिन आपके कमेंट और एक इमेजिनेशन से मैं इतना अटैच हो जाता है कि मेरा पूरा ऐसे टारगेट होता है कि आप लोग मेरे सामने मुझे रजिस्टर करके पढ़ रहे हो, मेरी रजिस्टर में आपका नाम है, ऐसे लगता है सब लोग पढ़ रहे हो। ठीक है ना? तो आप लोग उस चीज़ को बना के रखो, लाइक शेयर कमेंट करते रहो, मैं इसी तरह से एनर्जी के साथ पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, देखिए 80 वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, 80 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है? निम्न कथनों में से पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है। एक चीज देखो, जो पौधे और पशु की कोशिका को अलग करता है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक वो आता है आपका कोशिका भित्ति। एक ऐसी चीज है कोशिका भित्ति जो केवल पौधों में पाई जाती है, ह्यूमन बॉडी के उसमें नहीं पाई जाती, तो यही अलगाव का काम करता है। इसमें हमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, वही देखते हैं। कोशिका झिल्ली पशुओं और पौधों दोनों में उपस्थित होती है, ये सही बात है। कोशिका झिल्ली जो होता है रक्षा कवच होता है कोशिका का, जो दोनों में पाया जाता है। आगे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होती है। उल्टा लिख दिया। देखिए मैंने बताया ना कि कोशिका भित्ति जो होती है पौधों की कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। इसने उल्टी बात लिखी है, तो यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? चलें आगे बढ़े। ठीक है, लवक प्लास्टिड ये सब पढ़ देना, यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो अभी कई सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करने, इसलिए हम जल्दी बढ़ते हैं आगे। आ जाओ, आई होप सब कुछ आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठ रहा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइजोबियम जीवाणु प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधे से क्या संबंध है? देखिए संबंध कैसे निकालते हैं उसकी मैं बात करता हूं। ये जो होते हैं राइजोबियम के जो जीवाणु होते हैं, वो दलहनी फसल, जैसे अपने यहाँ खेतों में अरहर बोई जाती है ना, आप अरहर को उखाड़िएगा जड़ को, तो उनके जड़ों की गांठों में ना देखेंगे छोटे छोटे कीड़े आपको देखने को मिलेंगे, जिसको राइजोबियम बोलते हैं। अब वो क्या काम करते हैं ना
कि जो इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रोजन के कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट करके पौधों की जड़ों के थ्रू पौधों में देते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। तो उससे पौधे लाभान्वित होते हैं और पौधों की जड़ों में जो अन्य चीजें होती है उसको खा करके राइजोबियम का फायदा होता है। तो दोनों एक दूसरे से फायदेमंद हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जब कभी भी कोई भी लोग एक दूसरे पर डिपेंड होकर के दोनों का लाभ होता है तो वहां पे इस रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बायोटिक या फिर बोला जाता है सहजीविता का संबंध बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारा और आपका है, आप अपने एग्जाम अच्छे से पास करोगे, हम थोड़े मोटिवेट होंगे कि हाँ चलो आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये सहजीविता का संबंध आपको दिखाना है राइजोबियम और मटर चने जो दलहनी फसलें हैं उनके साथ। तो देखिए कहाँ दे रखा है सहजीव, ये रहा सहजीवी संबंध, ए ऑप्शन दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, आ गया बातें ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 62, यहां से देखिए टेस्ट पेपरों में भी बहुत जगह पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोग भी इसको तैयार रखिए। ध्रुवी की बात कर रहा है, प्राणियों में कैसी क्या संरचना होनी चाहिए उसकी बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है प्राणी जहां रहते हैं वहां जीवित रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। ये बात सही है, हम जहां रहते हैं जैसे ठंडी में स्वेटर पहन लेंगे, गर्मी में टी शर्ट पे आ जाएंगे, तो अनुकूलित कर लेते हैं। कह रहा स्तंभ ए में प्राणियों की सूची दी गई है, स्तंभ 2 में अनुकूलन के सूची दी गई है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ध्रुवी भालू की बात किया है, पोलर बियर। ध्रुवी भालू जो होते हैं ध्रुवों पे क्या होता है, बर्फ अधिक पड़ती है, बर्फ अधिक पड़ती है तो उन्हें चलने में दिक्कत ना हो इसलिए उनके जो तलवे होते हैं पैर के गोलाकार और थोड़े लंबे टाइप के होते हैं और उनके जो वो थोड़े निकुले टाइप के होते हैं ताकि वो बर्फ में अच्छे से धंसा करके चल पाए, ठीक है ना। तो देखिए ध्रुवी भालू तो आपका मिल जाएगा लंबे गोलाकार और नुकीले पंजे वाले। तो ए का आपका मिलान किससे हो जाएगा, 4 से, ये जो है 4 से मिल जाएगा। अब देखिए कहीं डायरेक्ट मिल जा रहा है तो डायरेक्ट आंसर पे पहुंचते हैं हम लोग, ठीक है ना। ए 4 से देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, ये हो सकता है, ये 4 नहीं है, ये देखिए सारे ऑप्शन ऐसे ही कट गए। वही बता रहा हूँ, अगर आप एक भी कॉन्फिडेंटली आपको याद है तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। बी को 3 से मिलाया है। लाल आंख के मेंढक, ये जो होते देखिए पाद पर चिपकती हुई गत्थी है, गत्थी लायक अपनी शरीर को रखते हैं। शेर क्या काम करता है, शेर जो है आपका ये क्या कहता है, संवेदनशील श्रवण करता है। शेर जो होता है ना उतना संवेदनशील होता है कि वो अपने मूंछों के बाल हिलने से भी चीजें श्रवण कर लेता है और बहुत हल्के से पता कर लेता है कि बगल से कोई जानवर गुजर रहा है, तो ठीक है ना, वो थोड़ा संवेदी होता है। हाथी क्या करता है, रूपांतरित दांत होते हैं तो सबको दिख जाएगा, उसके ये दांत दिखाने के कुछ और, हाथी के खाने के दांत कुछ और, देखा ही होगा, वो रूपांतरित दांत होते हैं। 1 सेकंड का टाइम लूंगा, मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा, गला दुख गया। इतनी देर में आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प है। अभी मैंने बताया था कि एक लिंगी हमारे पपीता, खीरा ये सब आते हैं, तो देखिए पपीता आ गया, पपीता एक लिंगी होता है। सरसों, गुलाब, पिट्यूनिया ये सारे द्विलिंगी होते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बीजी प्रायः वायु द्वारा छितराया नहीं जाता है, डिस्पर्स नहीं होता है। देखिए बीज जो होते हैं वो हवाओं के माध्यम से भी डिस्पर्स हो जाते हैं, पानी से भी फैल जाते हैं। कई बार आप देखते होंगे जंगल में कई जगह ऐसे पौधे आ जाते हैं जहाँ पे सोचा जा सकता है कि कहाँ से आए होंगे बीज, तो वो उड़ वगैरह करके आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से आ जाते हैं। कह रहा है जो हवाओं के द्वारा डिस्पर्स नहीं होते वो बीज कौन सा है, सॉरी, तो देखिए वो आपका सूर्यमुखी होता है। सूर्यमुखी के जो बीज होते हैं थोड़े भारी होते हैं तो वो हवाओं से इतनी जल्दी फैलते नहीं है। मदार हो गया, आप लोग देखोगे बहुत तेज उड़ता है, रुई कॉटन्स में घूमता रहता है, आपको दिख जाएगा कहीं पे, ठीक है ना। संवाजन की फली हो गया, जैंथिप, तो ये सब ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो सूर्यमुखी होता है ये हवाओं से नहीं फैलता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका आ गया 64। अरे ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया आपका, आई थिंक यही सेम क्वेश्चन है, यही वाला, ध्यान नहीं दिया मैंने। चलो आगे आ जाते हैं, सूर्यमुखी का ही क्वेश्चन था। 65 पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ देखिए क्या कह रहा है, मानव कंठ, ये जो कंठ है हमारा,
के विषय में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, इनका पता करना है, इनमें कौन गलत और कौन सही है। ठीक है, पहला कह रहा है कंठ में श्वास नली खाद्य नली के सन्निकर होती है। बिल्कुल सही बात है, सांस नली भी यहीं बगल में होती है और भोजन नली भी यहीं बगल में ही होती है। एक छोटा सा वाल्व दोनों के बीच में होता है। जब हम सांस लेते हैं तो इधर वाला खुलता है, खाना खाते हैं तो इधर वाला खुल जाता है। मैं कभी जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ये सब बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, हिचकी भी इसी वजह से आता है। कई बार खाना खाते टाइम हमारे दिमाग में कुछ और चलता है ना, तो जो खाना होता है वो गलती से भोजन नली में जाने के बजाय श्वास नली में चला जाता है। क्या होता है, ये कंट्रोल कैसे होता है, ये जो वाल्व होता है ये कंट्रोल होता है मस्तिष्क द्वारा, लेकिन आपने दिमाग को तो बिजी कर रखा है कुछ बात सोचने में, फलाने ने यूं कहा था वो कहा था, उसमें रखा है। उसी टाइम खाना भी खाए जा रहे हैं तो श्वास नली खुली हुई है, खाना उधर ही चला जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमें खांसी आने लगता है या फिर हिचकियां आने लगती हैं। तो ये सारी कंडीशन बनती है क्योंकि यही पास होते हैं, श्वास नली और भोजन नली दोनों बिल्कुल पास होते हैं। तो ये यही बोला है, तो ये तो सत्य है। अगला क्या करा है, कंठ में एक पल्ले जैसा वाल्व होता है, उपस्थित होता है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। पल्ले जैसा नहीं होता, द्विपल्ला, इधर बैठेगा इधर खुलेगा यूं करके। ठीक है, ये भी सही बात है। अगला क्या कह रहा है, वायु एवं भोजन कंठ के एक ही रास्ता साझा करता है। भैया गलत है, अभी तो बता रहा हूँ कि ये अलग अलग रास्ते से जाते हैं, दो हैं, सन्निकट भले होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो तीसरा अभिकथन आपका गलत हो गया। चौथा क्या कह रहा है, कभी कभी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाता है जिससे हिचकी आ जाती है। अभी मैंने बताया, ये भी सही है। ठीक है ना, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी तो आप लोग को सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो केवल 3 गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है ना, देखिए केवल 3 गलत कहाँ दे रखा है, S1 S2 S4 आर ट्रू, S3 आर फॉल्स, ये दे रखा है सी ऑप्शन। देखिए 3 सही दे रखा है, केवल तीसरे को गलत बताया है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ गए बात ना, अच्छे से समझ आ रही है तो लाइक कर दीजिए, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, आपके जो वो पढ़ा था माइंड मैप में, सब छपवा रखा है माइंड में, याद रखना। आंसर कीजिए, क्रय निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह आलेख मानवों में रुधिर के प्रवाह का सही क्रम दर्शाता है, ब्लड फ्लो का। तो देखिए सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स मतलब फुफ्फुस से, फिर फुफ्फुस से जाता है फुफ्फुस सिरा में, फुफ्फुस सिरा, सिराएं जबकि अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन एक अपवाद है फुफ्फुस सिरा, ये यहाँ से शुद्ध रक्त लेके निकला है। फिर ये लेकर के जाता है हार्ट के पास, हार्ट जो है शुद्ध रक्त से फिर देता है किसको, धमनियां शुद्ध रक्त लेकर के पूरे शरीर में आ जाती हैं। शरीर से फिर धीरे धीरे सिराओं में जब अशुद्ध हो जाते हैं, फिर सिराओं के पास जाता है, सिरा फिर हार्ट के पास लाता है, फिर फुफ्फुस धमनी जो है लेकर के अशुद्ध रक्त को धमनी फिर से फुफ्फुस में चली जाती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है, कैसे भी करके याद रखना इसे। ठीक है, और नहीं याद आएगा तो पेपर में ए ऑप्शन पे दिया रहेगा, टिक मार देना। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को कल हो सकता है एक वीडियो लाऊंगा कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है, कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, उनको मतलब ये ही नहीं पता कि इसका क्या आंसर हो सकता है, तो सीटेट का पेपर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो मैं बताऊंगा सही तरीके से अगर आप तुक्का भी मार के आए ना तो 100% चांसेस होते हैं सही करने के। उसके बारे में बताऊंगा, 3-4 बातें होती हैं, वो मैं डिटेल में बताऊंगा कल एक पर्टिकुलर वीडियो लाके। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है, कह रहा है मानव शरीर के निम्नलिखित का कौन सा प्रकार्य से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा हुआ। देखिए डायलिसिस जो होता है ये जुड़ा होता है आपके उत्सर्जन से। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपका दे रखा है बी ऑप्शन, इमिशन से उत्सर्जन से जुड़ा होता है डायलिसिस। तो वर्ड याद रखोगे, ये इतना ही होता है बस। आगे बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे अपने क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कान की संरचना से है, कह रहा है मानवों में ध्वनि कंपन में कंपन ए पैदा करता है, ए जो है ध्वनि पैदा करता है। ठीक है ना, ए क्या काम करता है, ध्वनि को पैदा करने का काम करता है। फिर ए क्यों लिख दिया भैया, अच्छा ए कंपन को बी में भेजता है, ए जो है कंपन को बी में भेजता है, वहां से संकेत सी प्राप्त करता है। तो एबीसी क्रमशः क्या है, संकेत कौन प्राप्त करता है, संकेत ब्रेन को जाता है। जैसे अगर हमारे कान में कोई आपको बोलेगा ना, तो ये जो हमारा कर्ण पल्लो होता है ये सुनता है, कंपन उत्पन्न करता है, और उसके बाद नोटिस को भेजता है इनर कान के पास, जिसको इनर कान के पास जाता है, वो सूचना देता है एक संरचना के थ्रू माइंड को हमारे कि कोई बुला रहा है तुम्हें। ठीक है ना, तो सूचना कहाँ लास्ट में पहुंचेगी, तो जो सी होगा वो तो 100% जो है सूचना प्राप्त करने वाला कौन होगा, हमारा ब्रेन होगा।
तो सी देखिए यहाँ पे वाक तंतु होगा नहीं, यहाँ ब्रेन दिया, ये कंठ दिया है, ये वाक तंतु। ऐसे ही आप बता सकते हो, बिना कुछ सोचे ही बता दोगे। कर्ण पल्लों से सुन रिसीव किया, अंदर ट्रांसमिट किया इनर कांट से, और मस्तिष्क को रिसीव कर लिया। तो कीवर्ड पकड़ा करो, जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसमें छोटी चीजें पकड़ी जाती है ताकि आंसर जल्दी हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है पोषक तत्व और उसके अभाव में होने वाली बीमारियां दे रखा है। देखिए आयरन की कमी से होता है एनीमिया, रक्त अल्पता जिसको बोलते हैं, तो ए आपका मिल जाता है 4 से। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ये 1 से मिल जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। सारे हमने मिला लिए, तो चलो अपना कूट मिला लेते हैं। कौन सा दे रखा है? 69। ये देखिए एक ए का 4 पे है, यहीं पे है, केवल यहाँ पे है, और बी का 1 से है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने सारा मिलान करवा दिया, आप मैच कर लो। चलें आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है क्या, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? रेशम किस पे होता है? सहतूत के उस पे होता है ना। पहला कह रहा है रेशम कीट पालन वन वर्धन पे होता है। भैया रेशम पालने से वन वृक्ष थोड़ी बढ़ जाएंगे, ये गलत है। अगला कह रहा है आपका रेशम कीट पालन और सहतूत कृषि, ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, 100% रिलेट कर रहे हैं। आपके सहतूत के पेड़ से ही तो रेशम प्राप्त होते हैं, तो यही आपका रेशम कीट पालन मधुमक्खी से कैसे रिलेट हो गया, ये गलत हो गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, भोजन पचाना रासायनिक परिवर्तन है, ये आंसर नहीं होगा। किण्वन है, प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक परिवर्तन होता है, ये सब है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण में अवस्था परिवर्तित होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, तो यही आपका गलत हो जाता है। नहीं ही पूछा था तो केवल और केवल चौथा ऑप्शन होगा। अरे भैया यहाँ पे डी लिखना था, केवल डी। ऑप्शन में तो डी के फॉर्म में दे रखा है, यहाँ कह रहा है कि इस तरह से, तो केवल डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 1 2 लिखा है, यहाँ डी ABCD में आंसर दिया हुआ है। चलो आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, अभिकथन दे रखा है और फिर इसका कारण कह रहा है सोडियम ग्लिसरीन में भंडारित किया जाता है। कर सकते हैं सोडियम को ग्लिसरीन में भंडारित, कोई वैसे तो है नहीं दिक्कत। अगला क्या कह रहा है, सोडियम ऑक्सीजन और जल से तीव्र विक्रिया करता है, ये भी सही है। एक सेकेंड, सोडियम तो जल में उसमें ग्लिसरीन केरोसिन में रखा जाता है, 73 है ना, ये नहीं है। ग्लिसरीन में क्यों रखोगे? सोडियम इतनी सॉफ्ट धातु है, आग से इतनी ज्यादा, ऑक्सीजन से इतनी तेज अभिक्रियाशील होती है कि ये जो है किसी और में नहीं, इसको जो रखा जाता है, भंडारित किया जाता है, मिट्टी के तेल में किया जाता है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मिट्टी के तेल में, ठीक है ना, केरोसिन ऑयल बोलते हैं। तो ये तो गलत बात कह रखा, अभिकथन गलत है। लेकिन सोडियम ऑक्सीजन से और जल से तीव्र अभिक्रिया करता है, ये सही है। कुछ जादूगर दिखाते हैं ना पानी में आग लगाना, आपको पानी में आग लगाना हो ना तो सोडियम ले जाके डाल दो, आग पकड़ देगा, ठीक है ना। तो ये आपका रीजन सही है और ये कथन गलत है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है? सी में। असत्य दे रखा है और फिर सत्य दे रखा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और पूछेगा आपसे कौन सी धातु को चाकू से काट सकते हैं, वो भी सोडियम है। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है आपका 74 दे रखा है आपको, उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है? ये आपसे पूछ रहा है कौन सा गलत है। पहला कह रहा है उदासीनीकरण क्या होता है? अम्ल और देखिए एक अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये आंसर नहीं होगा, गलत पूछा है। कह रहा है इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ लवण बनता है, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कह रहा है निर्मित लवण की प्रकृति में केवल अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं, 74 है ना, केवल अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं। नहीं भैया ऐसा तो नहीं है, और भी बन जाते हैं, ठीक है ना। जो लवण होते हैं, ये कह रहा है निम्नलिखित निर्मित लवण प्रकृति में केवल अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं, नहीं, कई बार उदासीन लवण भी बन जाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है आपका। डी क्या कह रहा है अभिक्रिया में ऊष्मा सर्वदा अवशोषित होती है, नहीं भैया, कई बार ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया सर्वदा अवशोषित नहीं होती, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपसे गलत ही पूछा था, तो सी और डी दोनों ही गलत हो जाते हैं इसमें। तो ए बी
नहीं, ए सी नहीं, बी सी, सी और डी, ये रहा डी ऑप्शन पे दे रखा है, सी और डी दोनों ही गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका आ गया फ्रिक्शन की बात, फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभिन्न घर्षण बलों को घर्षण के बढ़ते क्रम को दर्शाता है। देखिए जब अगर चीज़ों को लुढ़का के ले जाओगे तो घर्षण कम होगा, घिसिट के ले जाओगे थोड़ा ज़्यादा होगा, स्थैतिक होगा अगर तो वो सबसे अधिक होगा। तो ये मैंने बहुत बार बता रखा है, लोटनिक सबसे कम, उससे थोड़ा भारी होता है सर्पी घर्षण, उससे थोड़ा भारी स्थैतिक घर्षण। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना, डी ऑप्शन समझ में आ गया। चलो लोटनिक घर्षण सबसे कम होता है, ये याद रखना। यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हैं तो प्लीज़ अगर अभी भी नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लीजिए, ठीक है। और आप सब जितने भी लोग हमारे सब्सक्राइब किए हुए हैं उन सबका धन्यवाद करता हूं, और भगवान करे आप लोग सब लोग अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे 100+ इवन कम से कम तो 105 नंबर सबके आए, उससे ज़्यादा ही आए। और बाकी जो रही मैथ और साइंस में, इसमें 55 नंबर तो सबके आने चाहिए, 60 में से मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो जो लोग भी सब्सक्राइब किए हैं भगवान सबको पास करेगा, और जो नहीं किए हैं वो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा मैं इमोशन हो जाता हूँ कई बार, उसके लिए इग्नोर करना उन चीज़ों को, सॉरी फॉर दैट। एक लास्ट क्वेश्चन, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं धड़ाधड़ से। देखिए क्या कह रहा है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर और उनके मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर है, उनके बीच में रखे गए एक सिक्के कितने प्रतिबिंब बनाएगा। देखिए याद रखो, जब भी समतल दर्पण आपस में इस तरह से पैरेलल खड़े हो तो इनके बीच में अगर कोई व्यक्ति हो, सिक्का हो, कुछ भी, उसकी अनंत इमेज बनती है, इनफाइनाइट इमेज बनती है, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। समझ गए बात को, किसी को कोई डाउट। अच्छा जैसा कि मैं भी अभी कह रहा था वीडियो में आपसे कि जिसको भी अब किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है, आप लोगों को पर्टिकुलर कोई चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायो का हो गया, या मैथ में किसी टॉपिक पे अलजेब्रा हो गई आपके, या ज्योमेट्री हो गया, किसी में पर्टिकुलर डाउट आ रहा है, मैं एक एक बच्चे का, मतलब बच्चे के, आप सब हमारे एज के हैं, सबके कमेंट को देखूंगा और आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो जो थ्योरी के फॉर्म में और एक आधी क्वेश्चन भी लेकर के उसे समझा सकूं, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। कोई भी हेजिटेट, जो बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा डर सा लग रहा है, कोई भी होने की जरूरत नहीं है, आप लोग की तैयारी सबसे बेस्ट है, और मुझे पूरा उम्मीद है अपने आप पे, और आप लोगों पे पूरा भरोसा है। मैथ और साइंस में आप लोग पूरे के पूरे लगभग कम से कम 55 से 58 क्वेश्चन सही करके आओगे 60 में से, ठीक है। इस बात की गारंटी है, क्योंकि एक दो का तो आंसर भी गलत आ जाता है, कई बार कुछ ना कुछ हो जाता है। 60 में 60 नहीं तो 55+ तो सारे करके आओगे मैथ साइंस के, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब अपना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।